आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 ऊर्जा के स्रोत का आगे जो पॉइंट है वो है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। वैकल्पिक बोलें या फिर हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलें, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग आज समझेंगे कि क्या होता है वैकल्पिक या फिर हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको बोलते हैं। प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, प्रौद्योगिकी का मतलब कारखाना का है ना, प्लस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। तो जैसे जैसे विकास होता जा रहा है हमारी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ते जा रही है ना। हम लोग को जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो और भी बढ़ते जा रहा है। यदि इसी प्रकार ऊर्जा आवश्यकता अगर बढ़ती रही तो आगे के दिनों में जीवाश्म ईंधन द्वारा आवश्यकता ऊर्जा की पूर्ति संभव नहीं होगी। कहना है इसका कि जो हम लोग अभी जीवाश्म ईंधन के जरिए हम लोग अपनी ऊर्जा की जो आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं वो संभव नहीं रह जाएगा। अतः आज से ही हमें ऊर्जा के वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा। इसका कहना मतलब ये है कि हम लोगों को जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी का अब कम प्रयोग करना होगा और इसके अलावे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका हमें उपयोग ज़्यादा करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग अभी ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला और लकड़ी का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो आने वाला पीढ़ी होगा, जो भविष्य में आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगे उन्हें फिर जीवाश्म ईंधन का लाभ नहीं मिल पाएगा या फिर उन ऊर्जाओं मतलब उन जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्त होने वाली होगी उनका वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, गैर मतलब और जीवाश्म ईंधन को छोड़कर है ना, जैसे सौर ऊर्जा या फिर हम लोग का जो बहता हुआ जल से ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन स्रोतों पे हम लोगों को क्या करना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा। इन स्रोत से जो उत्पन्न ऊर्जा होगा उनका यूज हमें ज़्यादा करना होगा। आगे है कि कुछ जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं एवं विस्तृत चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, हम लोग पहले से इसके बारे में जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा के बारे में है ना, कि सौर ऊर्जा होता क्या है। कहता है सूर्य के करोड़ में, करोड़ का मतलब होता है सूर्य के नाभिक में है ना, तो को लिखल भी है, सूर्य के करोड़ में नाभिकीय ऊर्जा संलयन अभिक्रिया द्वारा, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है हाँ, तो संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम के नाभिक में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के करोड़ में नाभिकीय ऊर्जा जो है वो संलयन अभिक्रिया द्वारा जो हाइड्रोजन है वो जुड़ कर हीलियम के नाभिक में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो पहले से हाइड्रोजन एटम था वो धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तन हो रहा है तथा ऊर्जा की विशाल राशि मुक्त हो रहा है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है। हमारे पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही है ना। हम लोग के धरती में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत जो हमें जो मिल रहा है वो सूर्य से मिल रहा है। पृथ्वी को सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता है। यह कहना ये चाह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता है, जिसका मान कुल ऊर्जा का लगभग इतना प्रतिशत है, 0.0000045792% है। मतलब सूर्य में ऊर्जा तो बहुत है लेकिन उन ऊर्जाओं का उपयोग और भी कहीं होता जा रहा है ना। उन ऊर्जाओं का प्रयोग कहीं और भी होता है लेकिन हम लोग का पृथ्वी में इसका उपयोग जो है 0.0000045792% है, यानी परसेंटेज में है। पृथ्वी की वायुमंडल में ऊर्जा का अनुमान है ना, मान जो है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.4 किलोवाट
पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ ई कहने का मतलब है कि हम लोग अगर वायुमंडल की बात करें तो हम लोग का 1 मीटर स्क्वायर वायुमंडल में लगभग इतना ऊर्जा का मान पाया जाता है। प्राप्त ऊर्जा का जितना भी ऊर्जा प्राप्त होता है उसका 47% भाग पृथ्वी की पृष्ठ पर पड़ती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब धरती पे, है ना। इसका अधिकांश भाग या तो अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या पर्यावरण में पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, या फिर वायुमंडल में मिल जाता है। सूर्य हमें लगभग कई करोड़ वर्षों से ऊर्जा लगातार प्रदान कर रहा है। सूरज जो है बहुत पहले से, कई करोड़ों वर्ष पहले से लगभग हम लोगों को क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान करा रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से हमें 3 प्रकार की किरणें भी प्राप्त होती हैं, है ना। जो है पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य किरण या दृश्य प्रकाश। तो दृश्य किरण में कहा था वस्तुओं को देखने योग्य हमें बनाता है। अगर दृश्य किरण नहीं रहेगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, लेकिन दृश्य किरण के वजह से हम क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को देख पाते हैं। अवरक्त प्रकाश वस्तुओं को गर्म करते हैं। समझ लीजिए कि इसी प्रकाश के कारण, अवरक्त प्रकाश के कारण ही हम लोग जो कपड़ा धोते हैं, धोने के बाद जो सूख जाता है तो सूर्य की इसी गर्मी की वजह से सूख पाता है। और सूर्य की जो गर्मी हम लोग तक पहुंच रहा है इसी प्रकाश की वजह से पहुंचता है, अवरक्त प्रकाश के कारण। और जो तीसरा और जो सबसे घातक किरण होता है वो होता है परावैंगनी किरण। ये तीक्ष्ण किरण होते हैं जो त्वचा में दाग उत्पन्न करते हैं। ये किरण त्वचा कैंसर भी उत्पन्न करा सकता है। मतलब परावैंगनी किरण से इंसानों को त्वचा संबंधी रोग होने का संभावना हो जाता है, या फिर त्वचा कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जो परावैंगनी किरण है ये एक जहरीला किरण समझ लीजिए, है ना। परावैंगनी जो किरण है वो क्या है कि जहरीला है, और इसी जहरीला किरणें को, घातक जो किरण है, इसको रोकने का काम हम लोग का ओजोन करता है ना। जो हम लोग का ओजोन लेयर है वो इसको करता है। लेकिन हम ही लोग के ज़रिए यूज अदर गैस का करते करते हम ओजोन को क्या कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं, उनका डिफ्लेक्शन होता जा रहा है। आगे है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली कुछ युक्तियाँ, मतलब ऐसा कौन कौन सा डिवाइस है, युक्ति है जो सूर्य ऊर्जा से यानी सौर ऊर्जा से संचालित होता है, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसमें काम होता है। तो सबसे पहले है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जो युक्तियाँ हैं उनका नाम और चर्चाएँ। सबसे पहले है सौर कुकर। सौर कुकर में क्या है कि सौर कुकर एक ऊष्मीय युक्ति है जो सूर्य के ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके उपयोग से भोजन पका सकते हैं। इसका कहना ये हुआ कि जो सौर कुकर है, सौर कुकर का निर्माण इस तरह से किया गया रहता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर, ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर, और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं। एक होता है बॉक्सनुमा कुकर। इसमें क्या होता है कि यह सौर कुकर बक्से के आकृति पर होता है, मतलब इसका आकार जो होता है लगभग बक्सा जैसा होता है, इसीलिए इसे हम लोग बक्सानुमा सौर कुकर कहते हैं। थोड़ा इसका बनावट देख लेते हैं कि इसका बनावट कैसा होता है। यह एक ऊष्मारोधी लकड़ी का बक्सा होता है, मतलब सीधा बोल रहा ऊष्मारोधी, मतलब जिसमें ऊष्मा संचालन नहीं होता होगा, बक्सा में मतलब लकड़ी का होता होगा, इसलिए कह रहा है यह एक ऊष्मारोधी लकड़ी का बक्सा होता है। और इसकी भीतरी जो सतह है, अंदर का सतह पर एल्युमिनियम की परत चढ़ी रहती है जो कार्बन पेंट द्वारा काली कर दी जाती है, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश किरणें बक्से के भीतर प्रवेश कर सकें। मतलब बता रहा है कि बनावट की ऐसे इसको बनाते हैं
कि इसके भीतर सतह एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं और अंदर में कार्बन पेंट द्वारा रंग देते हैं ताकि अंदर में कहा जाए काली हो जाए। रंग काली हो जाएगा तो अधिक से अधिक क्या होगा, ऊष्मा को सोखेगा, अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा किरणें प्रवेश करेंगे। और कुकर में जो विकिरण की मात्रा बढ़ने के लिए एक हम समतल दर्पण का भी क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और इस बक्से के ऊपर एक मोटे कांच के ढक्कन से ढक सकते हैं, ढक्कन से ढका रहता है। देखो कुछ इस तरह से कि ये समझो कि लकड़ी का पूरा बॉक्स है, यहाँ पे दर्पण होता है और यहाँ आप जो खाना पकाने वाले हैं उस खाना को आप यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे कांच की सीट होती है बगल में, है ना। परिवर्तित होते हुए प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरण यहाँ पहुँचेगा, जैसे सूर्य मान लो है, प्रकाश किरण यहाँ पहुँचेगा, यहाँ ऐसे टकरा के यहाँ आएगा, ठीक है, यह सीधे पड़ेगा तो यहाँ का जो अंदर का खाना है वो क्या बन करेगा, पक जाएगा। तो ही एक क्रियाविधि है कि कैसे काम करता है। सबसे पहले पकाए जाने वाले भोजन का एल्युमिनियम तथा स्टील के बर्तन में डालकर कुकर के अंदर रख दिया जाता है। इतना तो समझ में ही रहा होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, पकाए जाने वाले जो भी भोजन है उसको एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में डालकर कुकर के अंदर रख दिया जाता है। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें को डाल कर रख दिया जाता है, क्योंकि भूनने वाला चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। भोजन को पकाने के लिए सौर ऊर्जा को धूप में रख देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश का अवरक्त किरणें बक्से के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वह कांच के ढक्कन के कारण ये किरणें वापस नहीं लौटती, मतलब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ढक्कन ढका रहता है ना, जिसकी वजह से वो प्रवेश तो कर जाता है लाइट, है ना, लेकिन लाइट टकरा के फिर वापस नहीं आता है। लगभग 2 से 3 घंटा में सौर कुकर का ताप 100 डिग्री से 140 डिग्री ताप हो जाता है। यह उष्मा सौर कुकर के अंदर बर्तनों में रखे भोजन को क्या कर देता है, पका देता है। तो ये हो गया था समझो कि किसके बारे में, बॉक्सनुमा कुकर के बारे में। अगला जो हम लोग का है वो सोलर सेल है। कौन सा सेल है, सोलर सेल, है ना। सोलर सेल क्या होता है, तो बोलते हैं कि सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। जैसे अभी हम लोग सोलर कुकर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता था। अभी जो हम लोग सोलर सेल जो जान रहे हैं, इसमें हमको क्या जानना है कि ये सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में सीधे रूपांतरण कर देता है। सोलर सेल में मुख्यतः सिलिकॉन का उपयोग होता है। किस धातु का उपयोग होता है, सिलिकॉन धातु का उपयोग होता है, जो एक अर्धचालक है। आधुनिक सौर सेल की दक्षता लगभग 25% होती है। सामान्यतः एक सोलर सेल 0.5 से लेकर 1.0 विभवांतर, भी का मतलब विभवांतर उत्पन्न कर सकता है तथा 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। रात में या बादलों वाले दिनों में कार्य नहीं करता। कहाँ से करेगा, रात को या सूर्य का प्रकाश तो रहता नहीं है। जब बादल छा जाता है उस समय सूर्य का रोशनी तो मिलता नहीं है। फलतः इसके साथ संचालक सेल रखना पड़ता है। इसीलिए बोल रहा है कि इसके साथ में संचायक सेल रखना पड़ता है, यानी बैटरी उटरी भी रखना पड़ता है। आगे है सौर पैनल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब ये पढ़ रहे हैं ना कि सौर ऊर्जा से उपयोग वाली युक्तियाँ, कि सौर का ऊर्जा का प्रयोग करके कौन कौन ऐसा डिवाइस है जो काम करता है। अगला है सोलर पैनल। किसी सौर पैनल में बहुत सारे सेल होना चाहिए, सेल, बहुत सारे सोलर सेल या सौर सेल विशेष क्रम में जुड़े रहते हैं मतलब जोड़ दिए जाते हैं, जिसके पर्याप्त परिणाम में विद्युत प्राप्त की जा सकती है। ये हो गया तरह प्लेट, जिसको हम लोग सौर सेल पैनल कहते हैं। और ये आपका एक समझे तो पूरा चित्र दिखाया जा रहा है किसका, सोलर सेल का। देखो इसके वजह से बल्ब को भी जलता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है।
बहुत लोग अपने घरों के ऊपर भी लगाता है आजकल, है ना। सौर सेलों का उपयोग, आखिर सौर सेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कृत्रिम उपग्रह होता है ना, उपग्रह समझते हो ना, ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह मतलब जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। यांत्रिक यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यांत्रिक यान यानी जो अंतरिक्ष में जाने वाला वाहन होता है उसको। सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल सड़क में भी लगाया रहता है ना। देखना सेंसर भी लगा हुआ रहता है कि आप जैसे पहुंचोगे ना तैसे लाइट जल जाएगा, जैसे आप दूर चले जाओगे तो लाइट भूत जाएगा। सिंचाई के लिए जल पंप को चलाने में, देखो खेत बाड़ी में भी आप इसका इस्तेमाल पानी पटाने में कर सकते हो। रेडियो और जो भी टेलीविज़न सेट का भी चलाने में, मतलब रेडियो या टेलीविज़न चलाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा कि सौर सेल का उपयोग। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। अगला है, अभी चलो इसी के अंदर में बहुत सारा और भी उदाहरण है। ये है कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट के लिए भी, कैलकुलेटर, घड़ी आदि चलने में, जो भी सोलर पैनल से चलने वाले हैं। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता अधिक दिनों तक संभव हुई है। आगे है कि सौर पैनलों के उपयोग के लिए कठिनाइयाँ। आखिर सौर पैनल के उपयोग में क्या कठिनाइयाँ आता है, क्या मुसीबतें आता है? सबसे पहले शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त करने की प्रारंभिक खर्च बहुत अधिक होती है। हम लोग जानते हैं ना कि सौर पैनल को लगाने में सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ता है। तो लेकिन यह कहता है कि जो सिलिकॉन होता है उसको प्राप्त करने की जो प्रारंभिक खर्च यानी शुरुआती जो खर्च होता है वो बहुत अधिक होता है। सौर सेल के जोड़ने में मुख्यतः चांदी का उपयोग किया जाता है। चांदी एक महंगी धातु है। कहना चाह रहा है यहाँ पे ये चीज़ कि सौर पैनलों में सौर सेल को जोड़ने में मुख्यतः चांदी का उपयोग किया जाता है, और जो चांदी है जो एक महंगी धातु है। कम दक्षता तथा अधिक खर्चीला होने के कारण इसका घरेलू उपयोग सीमित है। इसीलिए इसका जो उपयोग है वो क्या है, बहुत कम किया जा रहा है इसका भी धीरे धीरे, लेकिन इसका उपयोग बढ़ रहा है। सामान्यतः सौर पैनलों में प्राप्त विद्युत ऊर्जा को संचायक सेल में चार्ज कर लेते हैं, मतलब संचालक सेल से इसको क्या कर लिया जाता है, बैटरी से चार्ज भी किया जाता है। आगे है सागरीय ऊर्जा। कैसा ऊर्जा है? सागरीय ऊर्जा। हाँ, सागरीय ऊर्जा। तो हमारे पृथ्वी का लगभग 3 से 4 भाग है ना, जिसको बोलते हैं 3/4 भाग। तो हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 75% भाग जल से भरा है कि नहीं? जितना पृथ्वी है उसका 3/4 भाग केवल जल ही है। समझिए तो 1/4 भाग में केवल ज़मीन है। यह विशाल जल ऊर्जा का भंडार है। इससे हमें नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह स्रोत होता है जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहना यहाँ आगे कि सागरीय से प्राप्त होने वाले कुछ ऊर्जाएं के रूप, जैसे कौन कौन सा ऊर्जा हम लोग को सागर से प्राप्त होता है। तो पहला है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, कौन सा ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। तो कहता है समुंदर में ज्वार भाटे उत्पन्न होते रहते हैं। ज्वार भाटा का मतलब अचानक देखना घूमते घूमते पानी जो होता है ना, बवंडर जैसा उठ जाता है, और कभी कभी गड्ढा जैसा, घूर्णी जैसा घूमते घूमते गड्ढा भी हो जाता है। तो ये सब जो होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और ये अमावस्या और पूर्णिमा के ही दिन संभव ज़्यादा होता है। यह मुख्यतः देखो लिखा भी आ रहा है, यह मुख्यतः अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ही अधिक तीव्र होता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है ना। ज्वार भाटे से पानी के चढ़ने और गिरने से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं।
सामान्यतः सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर टरबाइन को घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। मतलब डैम बनाकर बोल रहा है। जहाँ जल का उतार चढ़ाव कम होता है वहाँ पर विद्युत उत्पन्न करना संभव नहीं है। अतः जहाँ पे जल का उतार चढ़ाव कम होगा वहाँ पर विद्युत उत्पन्न करना संभव नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा संभव है, ऐसा यहाँ कहना चाहता है। अगला है सीमाएं यानी कि हानियाँ। आखिर क्या हानियाँ हैं? समुद्रों में ऐसे संकीर्ण क्षेत्र कम मिलते हैं जहाँ पर ज्वार भाटाएँ काफ़ी तेज़ हो, क्योंकि जानते हैं जहाँ पे ज्वार भाटाएँ ज़्यादा तेज़ होगा वहीं से हम ना उस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। आगे है तरंग ऊर्जा। तरंग का मतलब होता है वेव, है ना। क्या होता है? वेव। पानी ऐसे जो उछलता हुआ आता है ना, उसको हम लोग तरंग बोलते हैं। तो समुद्र तट के किनारे निकट विशाल तरंगों की गति सदैव उत्पन्न होते रहती है। इनसे भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परंतु तरंग इसी ऊर्जा का उपयोग वहीं पर किया जा सकता है जहाँ पर ये तरंग काफ़ी प्रबल है। तरंगों के गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मतलब तरंग ऊर्जा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है महासागरीय और तापीय ऊर्जा। तो ये महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है? पता है, समुद्रों अथवा महासागरों से है ना, महासागरों से या महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग की जल की अपेक्षा ठंडा होती है। जैसे ऊपर वाला जल सूर्य की रोशनी के बाद गर्म हो जाता है, नीचे वाला की अपेक्षा। इस ताप के अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, जिसको शॉर्ट में मतलब हम लोग OTEC यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। यह संयंत्र उन्हीं क्षेत्रों पर लगाए जा सकते हैं जिन क्षेत्रों पर 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के दाब में 20 डिग्री का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे द्रवों का वाष्प टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब कुल मिला के यहाँ भी इसका उपयोग करके विद्युत धारा यानी कि विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं विद्युत उत्पन्न होने के बाद हम लोग हर तरह का काम को करना संभव हो जाएगा। महासागरीय से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, मतलब उनकी क्या कमियां हैं, हम लोग वहाँ क्या है जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं। तो महासागरों से जो होता है हम लोग अपार ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा लगातार एक जैसा वेव या एक जैसा कंडीशन नहीं बना रह सकता है। सागरों से हमें 3 रूपों में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनकी सीमाएं अग्रलिखित हैं। जैसे नीचे लिखा जा रहा है कि जिसे समुद्र से हमको ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है ना, तो हाँ तरंग ऊर्जा भी प्राप्त होता है, देखो सागरीय तापीय ऊर्जा भी प्राप्त होता है। तो देखो इनके कंडीशन क्या है। कहता है सागर में संकीर्ण क्षेत्र बहुत कम उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जहाँ पे संकीर्ण क्षेत्र होगा कम जगह होगा, प्लस जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वार भाटा उत्पन्न होंगे वहीं ना इसको संभव होगा। तो ऐसा जल्दी मिलता नहीं है। इसकी ये सबसे बड़ी कठिनाइयाँ, इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। तरंग ऊर्जा कहता है विश्व भर में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ पर प्रबल तरंग उत्पन्न होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तरंग उत्पन्न नहीं मिल पाता है सही से। तीसरा है सागरीय तापीय ऊर्जा। यह प्रणाली काफ़ी। अगला जो हम लोग का है वो नाभिकीय संलयन है। ये वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इससे ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना
नाभिकीय संलयन का मतलब जुड़ना, है ना। संलयन का मतलब क्या आता है? जुड़ना। तो इसमें याद रखना है कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर जब एक बड़ा नाभिक यानी विशाल नाभिक का निर्माण करेगा, नाभिक मतलब समझ न्यूक्लियस है ना, का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो उसको आप लोग अपने से ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक नाभिक टूटकर दो हल्के हल्के नाभिकीय का निर्माण करता है। तो इस तरह ऊर्जा का भी राशि उत्पन्न होता है, और ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ऐसे तो लिखा हुआ है दोनों में अंतर कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसमें एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में बदल जाता है, और इसमें जान गए इससे दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है, जबकि यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। नाभिकीय विखंडन मंद वेग वाले न्यूट्रॉनों द्वारा कराया जाता है। मंद वेग मतलब धीरे धीरे चलने वाले वेग के द्वारा, धीरे धीरे चलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले कणों का वेग उच्च होता है। क्या होता है? उच्च मतलब अधिक होता है। एक बात इसको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा नाभिकीय संलयन क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इन दोनों में ज़्यादा जो मजबूत या फिर ज़्यादा मात्रा में जो कह सकते हैं नाभिकीय संलयन में ऊर्जा निकलता है। ठीक है, किसमें? नाभिकीय संलयन में। आगे हम लोग का ये है कि परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम तो सुना होगा, है ना। जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब परमाणु बम समझो कि नाभिकीय विखंडन से होता है, और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। आगे है पर्यावरण विषयक सरोकार। हमें वैसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करना आसान हो, अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण विषयक सरोकार का मतलब है भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमें ऊर्जा का क्या करना है? उपयोग करना है। चलो ठीक है, यहाँ के बाद इंटेक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर का जितना भी नोट्स था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ के बाद जो इंटेक्स है, ये जो एक्सरसाइज है वो सारा आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, तो तुम लोग वहाँ से आराम से कर लेना है। ठीक है।